दो दोस्त होते हैं, सोनू और गोपाल। दोनों मिलकर ठेले पर सब्जी लगाते हैं और गांव की हर गली गली उस सब्जी को बेचते हैं। एक दिन एक महिला घर से बाहर निकल कर आती है और उन्हीं के ठेले पर सब्जी का मोल भाव कर रही होती है। 1 से 1.5 मिनट तक वो मोल भाव चलता रहता है सोनू और गोपाल के साथ में। जैसे ही इन दोनों की निगाह उस महिला पर पड़ती है तो ये दोनों एकदम दंग रह जाते हैं उसको देखकर। जब वो महिला वहां से चली जाती है सब्जी लेकर, तो गोपाल अपने दोस्त सोनू से बोलता है, ये तो तुम्हारी पत्नी है। सोनू एकदम चुप रहता है और कुछ जवाब नहीं देता है। गोपाल कहता है, मैं तुमसे कुछ कह रहा हूं और तुम सुन नहीं रहे हो, कुछ तो बोलो। तो सोनू कहता है, ऐसा हो कैसे सकता है, 7 साल पहले जो लड़की मर चुकी है, जिसके इल्जाम में हम जेल जा चुके हैं, जिसके केस को खुलासा करने के लिए पुलिस को 15,000 रुपए मिले थे, ऐसा कैसे हो सकता है कि जिंदा है। तो गोपाल कहता है कि हमें इस केस की तह तक जाना पड़ेगा और हमें अपने स्तर पर इसकी खोजबीन करनी पड़ेगी। अब दोनों इस खोजबीन में लग जाते हैं और जब वो दोनों को पता चलता है कि हाँ, ये महिला सच में ही जो सोनू था उसकी पत्नी है, जब ये मामला अखबार के जरिए लोगों तक पहुंचता है तो लोग पुलिस की काफी बड़ी निंदा करते हैं, क्योंकि उसमें सोनू और गोपाल की नहीं, 2 परिवारों की जिंदगी बर्बाद हुई थी। ये कहानी उत्तर प्रदेश और राजस्थान की है, जिसकी वजह से जब ये खुलासा हुआ था कि पत्नी जिंदा है, ये खुलने के बाद में 2 प्रदेशों में हलचल मच गई थी कि ऐसा हो कैसे सकता है। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नशरा मिर्जा और आज अब मैं ये जो कहानी आपको सुनाने वाली हूं वो है राजस्थान का एक जिला है दौसा। वहां पर मेहंदीपुर बालाजी एक धार्मिक स्थल है जहां पर लोग दूर दूर से दर्शन करने के लिए आते हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति जिसका नाम सूरज प्रसाद गुप्ता होता है और साथ में उसकी पत्नी उर्मिला देवी और एक बेटी जिसका नाम आरती होता है, ये लोग भी बालाजी दर्शन करने के लिए जाते हैं। और दर्शन करने के बाद में वहां पे बाजार में घूमने लग जाते हैं। घूमते घूमते ये पहुंच जाते हैं समाधि वाली गली, बंबई वाली धर्मशाला पर। और उसके सामने एक दुकान लगी हुई थी जिस दुकान पर धार्मिक किताबें, धार्मिक कैलेंडर और धार्मिक पोस्टर मिल रहे थे। अब लड़की जब आरती देखती है ये सब चीजें तो वो उस दुकान की ओर चल देती है और वहां पर उन कैलेंडर, उन किताबों के मोल भाव करने लग जाती है। उस दुकान पर 2 लड़के काम करते थे, जिसका नाम होता है गोपाल सैनी और दूसरे का नाम होता है सोनू सैनी। अब गोपाल तो साइड में खड़ा हुआ था, लेकिन जो सोनू सैनी था वो आरती को ये सब चीजें दिखा रहा था, किताबें, कैलेंडर वगैरह। अब इनके कैलेंडर और किताबें वगैरह खरीदते खरीदते ही दोनों के आंखें मिल जाती हैं और आंखों ही आंखों में इनको प्यार हो जाता है। प्यार होने के बाद में सिर्फ चंद लम्हों में ही इनकी प्यार की दास्तान आगे बढ़ जाती है और दोनों आपस में एक दूसरे के नंबर ले लेते हैं। नंबर लेने के बाद में इनकी बातचीत शुरू हो जाती है। अब क्या होता है, सोनू तो वहीं रह जाता है राजस्थान में, लेकिन जो लड़की होती है आरती वो अपने माता पिता के साथ में वृंदावन वापस आ जाती है, मथुरा। अब दोनों खूब बातचीत किया करते थे फोन पर। दोनों को बड़ा अच्छा लगता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। वो लड़का कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, हम दोनों अपना जीवन अच्छे से साथ में बिता सकते हैं। दोनों को ये समझ में आ जाता है। अब क्या होता है, 5 सितंबर 2015 को लड़की अपने घर वालों को छोड़कर और बिना कुछ बताए घर से निकल जाती है और सोनू के पास पहुंच जाती है। इधर माँ बाप बेहद परेशान होते हैं। जब माँ बापों को पता चलता है कि लड़की घर पे नहीं है तो वो अपनी लड़की को ढूंढते हैं, चारों तरफ फोन घुमाते हैं, लेकिन लड़की का कुछ अता पता नहीं चलता है और माँ बापों की रो रो कर बुरी हालत हो जाती है। उधर उनकी बेटी जो आरती थी वो सोनू से कोर्ट मैरिज कर लेती है और अपने माँ बापों को भी इस चीज की इत्तला कर देती है 3 दिन बाद में, 8 सितंबर को, कि मैंने ऐसे ऐसे सोनू नाम के लड़के से शादी कर ली है, राजस्थान का है, और जो गांव था सोनू का उसका पूरा एड्रेस लिख के भेज देती है कि मैं खुश हूं, मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हूं और मैं अपनी अब नई जिंदगी शुरू करना चाहती हूं और इस नई जिंदगी में मैं पापा बहुत खुश हूं। अब जब माँ बाप इस चीज को पढ़ते हैं और इस चीज को सुनते हैं कि हमारी बेटी खुश है और उसने शादी कर ली है, तो वो ठीक हो जाते हैं। मतलब थोड़ा सा उन्हें बुरा तो लगता है कि बिना बताए ऐसे घर से चली गई, लेकिन माँ बाप थोड़ा तसल्ली पे आ जाते हैं कि हमारी बेटी ठीक है, जिंदा है, कुछ नहीं हुआ, कुछ अनहोनी नहीं हुई है उसके साथ में। अब क्या होता है, 8 ही दिन बाद लड़की सोनू का जो घर होता है वहां से गायब हो जाती है।
सोनू अपने घर पर लेकर आता था उसे कोर्ट मैरिज करने के बाद में, और उसके माँ बाप से कह देता है, यानी कि सोनू अपने माँ बाप से कह देता है कि मैंने इस लड़की से शादी कर ली है और मैं इसके साथ खुश हूं और मैं आगे की जिंदगी बिताना चाहता हूँ। माँ बाप भी राजी हो जाते हैं सोनू के। वो सोचते हैं कि जब लड़का लड़की राजी हैं तो हमें किस बात की फिर दिक्कत हो सकती है, ठीक है खुश रहो। लेकिन 8 दिन बाद ही लड़की जो होती है आरती, सोनू की पत्नी, वो घर से गायब हो जाती है। अब सोनू बहुत परेशान होता है और बेहद परेशान होने के बाद में उस लड़की को ढूंढता है, लेकिन लड़की कहीं भी नहीं मिलती है। 16 सितंबर को सोनू अपने ससुर के पास फोन करता है, सूरज प्रसाद गुप्ता के पास में, कि ऐसे ऐसे आरती 8 दिन से घर से गायब है, मैंने चारों तरफ उसे ढूंढ लिया है लेकिन आरती मुझे कहीं नहीं मिल रही है। सोनू सोचता है कि नए प्रदेश में आई है, एकदम नई जगह है, हो सकता है कोई बहका ले गया हो। सोनू अपनी हरचंद कोशिश करता है लेकिन आरती का कुछ पता नहीं चलता है। अब उधर उसका बाप परेशान हो जाता है कि ऐसे हो कैसे सकता है कि मेरी बेटी कहाँ चली गई। वो बहुत रोते हैं माँ बाप कि 8 दिन पहले तो हमें पता चला कि वो खुश है और 8 दिन बाद हमें पता चल रहा है कि हमारी लड़की गायब हो गई है। अब रोने पीटने के बाद में जो माँ बाप होते हैं लड़की के, उर्मिला देवी और सूरज प्रसाद, पहुंच जाते हैं उत्तर प्रदेश का जो जिला है मथुरा, वृंदावन की कोतवाली में, और वहां पर रिपोर्ट दर्ज कराते हैं कि अपनी लड़की की गुमशुदगी की। अब कुछ नहीं पता चलता है और पुलिस भी इस मैटर पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है। 6 महीने बीत जाते हैं इस बात को। बाप बड़ा परेशान होता है अपनी बेटी के लिए। 6 महीने बाद वो जो आदमी था, लड़की का पिता, वो अखबार पढ़ रहा था बैठकर, और उस अखबार को पढ़ते पढ़ते उसकी निगाह पड़ती है कॉलम पर, जिसमें लिखा हुआ था कि एक लड़की की लाश मिली है। और मिला कहां से थी? मथुरा में मगुरा थाना लगता है, वहां पर एक लड़की की लाश मिली है और जिसकी उम्र लगभग 32 साल है। अब ये खबर पढ़ते ही जो लड़की का पिता था, आरती का पिता, दौड़ा दौड़ा थाने पहुंचता है और कहता है ये मेरी बेटी आरती है। अब पुलिस वाले सोचते हैं पहले से कोई आ ही नहीं रहा था उस लाश की पहचान करने के लिए, और ना ही कोई निशानी मिली थी जिससे कि पहचाना जाए या फोन करा जाए किसी के पास कि कौन है वो लड़की। पुलिस वाले भी मान लेते हैं कि हाँ आरती ही है, क्योंकि जब इसका पिता कह रहा है कि ये मेरी बेटी आरती है। अब क्या होता है, एफआईआर दर्ज होती है सोनू के खिलाफ। जो लड़की का पिता था वो सोनू के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर देता है, और उत्तर प्रदेश की जो पुलिस थी मथुरा की, वो पहुंचती है मेहंदीपुर और वहां से सोनू को उठाती है। सोनू के साथ साथ गोपाल को भी उठा लेती है क्योंकि उसमें गोपाल का भी नाम था। अब दोनों को उठाकर पुलिस ले आती है मथुरा और उनसे पूछताछ करना चालू कर देती है कि भाई बताओ क्या मामला है, और तुमने लड़की को मारा तो मारा क्यों? क्योंकि तुमने तो अपनी पसंद से शादी करी थी, फिर क्यों मार दिया? सोनू कहता है कि नहीं सर, हमने नहीं मारा है इस लड़की को और ये आरती नहीं है। लेकिन पुलिस कहती है कि उसका बाप कह रहा है ये आरती है और तुम कह रहे हो कि आरती नहीं है, और उन्हें काफी टॉर्चर करती है। 3rd डिग्री उनको ट्रीटमेंट मिलता है जिसमें सोनू के हाथ के नाखून उखाड़ लिए जाते हैं और दोनों को लटकाकर खूब पीटा जाता है। उसके बाद में क्या होता है, सोनू तब भी नहीं हांगता है कि आरती को उसने मारा है या नहीं मारा है। तो पुलिस वाले बोलते हैं कि ऐसे नहीं बताएंगे, इनका एनकाउंटर कर दो दोनों को। एनकाउंटर की बात जैसे ही सोनू के कान में पड़ती है, सोनू जल्दी से बोलता है कि हाँ हमने ही आरती को मारा है, और गोपाल भी उसकी हाँ में हाँ मिला देता है। उसके बाद में क्या होता है, पुलिस अपना कार्रवाई पूरी करके दोनों को जेल भेज देती है, जिसमें जो गोपाल था सोनू का दोस्त, उसकी 9 महीने में जमानत होती है इलाहाबाद कोर्ट से। लेकिन सोनू की जमानत होने में बहुत टाइम लग जाता है, कम से कम 18 महीने का समय लगता है, और फिर 18 महीने बाद सोनू की भी जमानत हो जाती है। जब दोनों अपने घर पहुंचते हैं तो उनके घर वालों की जिंदगी पूरे तरीके से बदल चुकी थी, सब कुछ बर्बाद हो चुका था उनके घर में। क्या था कि सोनू तो 4 भाई और 1 बहन थे, सोनू सबसे छोटा था, तो पहले ही सबकी शादियां हो चुकी थी और सोनू सबसे छोटा था, इस वजह से उसकी आखिरी शादी थी। लेकिन घर बार उसका भी बहुत परेशान था। लेकिन गोपाल 5 भाई थे, 4 बहन थी, जिसमें गोपाल का दूसरा नंबर था। इसी वजह से जो उसके छोटे बहन भाई थे उनकी शादी नहीं हो पाई थी, और जो गोपाल था उस तक का रिश्ता हुआ था। जब पुलिस इनको उठाकर लेकर गई थी उसके बाद उसके 2 हफ्ते बाद ही गोपाल की भी शादी थी, लेकिन पुलिस ले गई थी और इतना बड़ा मामला था, मर्डर केस था, तो उसका भी रिश्ता खत्म हो चुका था। समाज ने, मोहल्ले ने उनका बहिष्कार कर दिया था, बिल्कुल उन लोगों से मतलब खत्म हो चुका था सबका। पूरा परिवार टूट गए थे, दोनों परिवार बुरी तरीके से। अब इस बात को 7 साल बीत जाते हैं।
ऐसे ही सोनू और गोपाल अपने घर की परेशानियों को खत्म करने में लग जाते हैं। 7 साल तक यही सिलसिला चलता रहता है अपने घर वालों की मदद करने में। एक दिन क्या होता है, 22 दिसंबर 2022 को सोनू और गोपाल के पास में एक लड़का आता है उनकी दुकान पर, जिस दुकान पर वो काम किया करते थे दोनों, और उनसे बोलता है कि एक लड़की है उत्तर प्रदेश उरई जालौन की रहने वाली है वो, और वो तुम्हारी पत्नी जैसी लगती है बिल्कुल। अब सोनू कहता है ऐसा हो कैसे सकता है, लेकिन क्योंकि दोनों के परिवार बहुत बुरी तरीके से बर्बाद हो गए थे और गोपाल का उससे भी बुरे हालात हुए थे, तो गोपाल कहता है कि हमें इस केस तक पहुंचना चाहिए, आखिर मामला है तो है क्या, एक बार चल के देख लेते हैं। सोनू तैयार हो जाता है। सोनू और गोपाल एक प्लान बनाते हैं और दोनों पहुंच जाते हैं विशाला गांव में ऊंट के खरीदार बनकर। वहां पर पहुंच के जो जैसे ऊंट जो सेल करते हैं और करवाते हैं वहां पे पहुंचते हैं। वो कहता है मैं 500 रुपये लूंगा, चाहे ऊंट खरीदो या मत खरीदो। वो इस केस की सच्चाई तक जानने के लिए उसको 500 रुपये दे देते हैं और बोलते हैं ठीक है हमें ऊंट दिलवाओ। अब उन्हें ऊंट तो लेना नहीं था, वो घूमते हैं गांव में, उन्हें कुछ नहीं पता चलता है। अब उनका ये प्लान फेल हो जाता है। दोबारा सोचते हैं कि अब हम ऐसा क्या करें जो हम उस लड़की को देख सकें और पहचान सकें कि वो सोनू की पत्नी है या नहीं। सोनू और गोपाल मिलकर फिर दूसरा प्लान बनाते हैं और दोनों सब्जी रखते हैं ठेले पर, उसे बेचना चालू कर देते हैं। और जिस गांव में जिस घर को बताया गया था कि इस घर में है वो लड़की जो उत्तर प्रदेश उरई की रहने वाली है, वो दोनों उसके इर्द गिर्द खूब चक्कर लगाते रहते हैं। और एक दिन इत्तेफाक से क्या होता है कि आरती ही सब्जी लेने के लिए आ जाती है उन दोनों के ठेले पर। अब उन दोनों को तो आरती पहचान नहीं पाती है, क्योंकि वो दोनों अपना भेष बदल कर आए थे और वो नहीं चाहते थे कि उन्हें आरती बिल्कुल भी पहचाने, क्योंकि उनको इस केस की तह तक जाना था कि आखिर है तो है ऐसा क्यों। अब आरती तो सब्जी लेके चली जाती है, लेकिन गोपाल और जो सोनू थे वो पहचान जाते हैं कि ये आरती ही है। और क्या होता है, तुरंत गोपाल और ये जो था सोनू पहुंचते हैं अपने थाने की पुलिस में, एसएचओ अजीत साहब के पास में, और बोलते हैं कि सर ऐसे ऐसे मामला है, 7 साल पहले मेरी पत्नी के मर्डर में मुझे उठाया गया था, हमने जेल काटी है और हम पे केस चल रहा है और हम तारीखों पे जा जाके परेशान हैं, हमारे परिवारों की भी जिंदगियां बर्बाद हो गई हैं, लेकिन जो लड़की है आरती मेरी पत्नी वो जिंदा है और ऐसे ऐसे फला फला गांव में है। अब पुलिस वाले भी सुनकर इस बात को दंग रह जाते हैं और वो सोचते हैं ऐसा हो कैसे सकता है, 7 साल पहले मतलब जो महिला मर चुकी है वो जिंदा कैसे हो सकती है, और जिसमें कि कानून भी इसमें साथ में शामिल है, इन्हें सजा भी हुई भी है, तो कानून से कैसे गलती हो सकती है। लेकिन वो बहुत गिड़गिड़ाते हैं, वो कहते हैं नहीं सर वो लड़की जिंदा है। तो जो अजीत साहब थे वो बोलते हैं कि हम सबूतों पे यकीन करते हैं, सबूत लेकर आओ हम मान लेंगे। अब दोनों मिलकर तीसरा प्लान बनाते हैं और सोचते हैं कि हम सरकारी कर्मचारी बनकर जाएंगे और कुछ ना कुछ वहां से प्रूफ लेकर आ जाएंगे जो आरती थी उसका। दोनों सरकारी कर्मचारी बनकर पहुंच जाते हैं वहां पर और पहुंचकर गेट खटखटाते हैं उसी घर का जिससे आरती निकली थी। वहां पे एक बुजुर्ग आता है निकलकर, उससे बोलते हैं कि हम सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी विभाग से आए हैं शौचालय बनवाने के लिए, आपको अपना शौचालय बनवाना है तो बनवाना चाहिए आपको, और 2 लाख रुपए और देगी सरकार तुम्हें। तो वो जो बुजुर्ग होता है वो सोचता है 2 लाख रुपए तो किसी को नहीं मिल रहे, हमें 2 लाख रुपए क्यों मिलेंगे। तो वो कहते हैं कि लकी ड्रोन निकल रहा है, हो सकता है तुम्हारी किस्मत अच्छी हो और तुम्हें ये मिल जाए, तो तुम्हें भरना चाहिए फॉर्म और शौचालय बनवाना चाहिए। अब वो आदमी कहता है कि अच्छा मुझे करना क्या होगा, कि कुछ नहीं करना होगा, तुम्हारे यहाँ पे महीने में जितने मेहमान आते हैं उनका बताना होगा और अपने घर की कोई आईडी वगैरह दे दो, बस यही करना, फॉर्म भर जाएगा। अब वो आदमी सब घर वालों की आईडिया निकाल कर ले आता है और उनको दे देता है। अब वो आईडी पलट कर देखते हैं तो उसमें जो लड़की थी आरती, उसको वो प्रूफ देख लेता है, वो आरती होती है और उसमें उत्तर प्रदेश की उरई का एड्रेस होता है। सोनू समझ जाता है कि ये मेरी पत्नी आरती ही है, क्योंकि जो लड़की थी वो उरई की ही थी, उत्तर प्रदेश के जो मथुरा में वो रहते थे, उसका जो पिता था वो मथुरा में रहते थे, वो थोड़े टाइम पहले ही वहां पे शिफ्ट हुए थे। और ये बात सोनू को ऐसे पता थी कि जब सोनू ने इससे कोर्ट मैरिज की थी तो उसने अपने डॉक्यूमेंट्स में ना यही एड्रेस डलवाया था उरई का। अब ये सारे कागजात लेकर पहुंच जाते हैं सोनू और वो अजीत साहब के पास में, जो एसएचओ थे वहां के, उनके पास पहुंच जाते हैं। अजीत साहब भी दंग रह जाते हैं कि ऐसा हो कैसे सकता है। फिर वो फोन करते हैं मथुरा एसटीएफ टीम को कि आपके यहाँ का 2015 का ऐसे ऐसे एक केस है जिसमें लड़की का मर्डर हुआ था और आपने उसके पति को उठा लिया था और उसे जेल भेज दिया था, लेकिन वो लड़की जिंदा है।
वहां पर पुलिस भी चौंक जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, लड़की जिंदा हो कैसे सकती है। पर मुंबई मथुरा की पुलिस थी, वो एक टीम बनाकर भेजती है लड़की के घर पे। जैसे जैसे ये बता देते हैं कि ये घर है सोनू और गोपाल, वहां पर पुलिस जब दबिश डालती है तो उस लड़की को उठा लेती है और वो आरती ही निकलती है। तो आरती से पूछते हैं, तुमने ऐसा करा क्यों, इसके साथ में इतना बड़ा धोखा क्यों किया तुमने, इसकी जिंदगी बर्बाद हो गई, इसके परिवारों की जिंदगी बर्बाद हो गई। तो आरती ने बताया, मुझे 8 दिन में ही पता चल गया था कि ये परिवार फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं है, ज्यादा कुछ नहीं होने वाला यहाँ पे, मेरी जिंदगी बहुत बेहतरीन नहीं गुजरने वाली है। और मैं तो सोच के आई थी इसके पास कि मेरी जिंदगी खुशहाल गुजरेगी, मैं इस जिंदगी के ऐश लूंगी, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं था, मैंने इस वजह से इसको छोड़ दिया था। लड़की का जो पिता था उसको 8 महीने बाद ये बात पता चल गई थी कि लड़की जिंदा है और लड़की ने दूसरी जगह शादी कर ली है, क्योंकि लड़की ने अपने बाप को ये बात खुद से बता दी थी। लेकिन पिता फिर भी अपनी बेटी के पहले पति को फंसवा दिया उसने इस मामले में। अब फिर क्या होता है, जो मीडिया थी वो पूछती है गोपाल और सोनू से कि जब तुमने ये जुर्म किया ही नहीं था तो तुमने क्यों स्वीकार किया कि हाँ हमने आरती को मारा है। तो सोनू और गोपाल बोलते हैं कि हमारे साथ इतना अत्याचार हो रहा था, हमारे जब एनकाउंटर की बात आई तो हमने खुद ही मन गढ़ंत कहानी बना के बता दी कि हाँ हमने ही मारा है आरती को, और गोपाल ने उसकी हाँ में हाँ मिला दी जब उसके दोस्त ने कहा कि हाँ मैंने मारा है। इसी वजह से हम कुछ नहीं कह पाए थे, क्योंकि हमारे एनकाउंटर की बातें हो रही थी। अब आरती से पूछती है पुलिस कि जब तुमने शादी कर ही ली थी तो तुम ये वाली बात बता भी तो सकती थी, तुम्हारी एक चुप्पी की वजह से कितनी जिंदगियां बर्बाद हो गई। तो आरती कहती है, मैं अपनी दूसरी शादी में बहुत ज्यादा खुश थी, मैं अपनी जिंदगी को खराब नहीं करना चाहती थी। अगर मैं बताती कि मेरा पहला पति जेल में है तो हो सकता था मेरी शादी टूट जाती, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती, मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती थी। उसकी एक चुप्पी की वजह से गोपाल और जो सोनू था उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी, उनके परिवारों की जिंदगियां बर्बाद हो गई थी। लेकिन दोनों बड़े ही दिलेरी से इस केस के तह तक गए और पता लगा ही लिया कि आरती जिंदा है और हम बेगुनाह हैं। इस कहानी का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म या समुदाय के व्यक्ति को आहत पहुंचाना या दिल दुखाना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप सभी को जागरूक करना है।